च 101 कोशिशन। शिवम मिस शिखा की बाकी की चमच्चियों को भी उसके कैबिन आने के लिए बोल देता है। जैसे ही ये न्यूज़ उन सबको मिलती है, सभी डर से धर धर कांपने लगते हैं, क्योंकि ऑफिस में शायद ही कोई होगा जो विवेक सिंह ओबरॉय के गुस्से से वाकिफ नहीं होगा। ये सोचकर ही उन एम्प्लॉइज़ के पसीने छूटने लगे, क्योंकि मिस शिखा के बहकावे में आकर उन्होंने अपना काम तो कर दिया था, पर अब उनकी हालत खराब हो रही थी। अब आगे मिस शिखा की भी हालत खराब हो रही थी, पर फिर भी उसने अपने आप को हिम्मत देते हुए संभाल लिया। वो 3 एम्प्लॉइज़ मिस शिखा के कैबिन में एंटर करते हुए बोली, मैम हमें बहुत डर लग रहा है। आपके कहने पर हमने मिस जीविका को इतना सब कुछ तो सुना दिया, पर अब बहुत डर लग रहा है, कहीं बॉस को हमारी हरकतों के बारे में पता तो नहीं चल गया। उद्धरण चिन्ह। ये ख्याल शिखा के जहन में भी आ रहा था, पर उसने अपनी घबराहट को उन सब से छिपाते हुए बोली, ओफ तुम सब भी ना कितनी डरपोक हो। अरे बॉस हमें किसी और रीज़न से भी तो अपने कैबिन बुला सकते हैं ना। अब डरना छोड़ो और जल्दी चलो, कहीं बॉस इसी बात पर ही गुस्सा न हो जाएं। सभी विवेक के कैबिन की तरफ जाने लगी। चारों विवेक के कैबिन में एंटर होते हैं। कैबिन का माहौल बिल्कुल सर्द हो चुका था। विवेक सोफे पर पैर चढ़ाकर शान से बैठा हुआ था। वहीं शिवम उसके बगल में खड़ा हुआ था। कैबिन के माहौल को भांपते हुए मिस शिखा के पसीने छूटने लगे थे, पर फिर भी उसने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए विवेक की तरफ देखते हुए बोली, बॉस आपने हमें बुलाया। उद्धरण चिन्ह। विवेक सामने की तरफ अपनी सर्द आंखों से देखते हुए हम बोला, फिर उन चारों की तरफ अपनी जलती आंखों से घूरने लगा। बाकी की तीनों लड़कियां तो विवेक के इस तरह घूरने से वही डर के मारे मर जाना चाहती थी। शिखा ने अपनी बनावटी हिम्मत दिखाते हुए कहा, बॉस क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख। उद्धरण चिन्ह। शिखा ने इतना ही कहा था कि विवेक उसकी तरफ जलती निगाहों से देखते हुए बोला, मिस शिखा क्या आपको सच में नहीं पता कि मैंने आप चारों को यहाँ क्यों बुलाया है, या सिर्फ मेरे सामने अनजान बनने की कोशिश की जा रही है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तो जैसे शिखा को सांप ही सूंघ गया। उसे अब लगने लगा कि विवेक को उसकी सच्चाई पता चल गई, पर कैसे, वो यही सोच रही थी क्योंकि उसने बड़ी चालाकी से जीविका और उनके बीच हुई बातों की सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करवा दिया था, और वो पूरी तरह से श्योर हो गई थी कि अब वह कभी नहीं पकड़ी जाएगी, क्योंकि वो समझ गई थी कि जीविका एक स्वाभिमानी लड़की है। वो विवेक को कुछ नहीं बताएगी और चुपचाप ऑफिस छोड़कर चली जाएगी। पर आज की सीन देखकर उसे पूरा यकीन हो गया कि उसका ये दांव उस पर ही भारी पड़ गया। अब उसकी जबान में ताला लग गया। वह विवेक की तरफ देखते हुए हकला कर बोली, बॉस आप क्या कह रहे हैं, हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बोलते हुए वे चारों अपना सिर नीचे झुका लेती हैं। विवेक उन चारों की तरफ अपनी जलती निगाहों से घूरते हुए बोला, कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। ये बोलते हुए वह शिवम को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए बोला जिसे मिस शिखा ने चालाकी से डिलीट करवा दिया था। विवेक उन चारों की तरफ देखते हुए बोला, इस वीडियो क्लिप के बारे में क्या ख्याल है। वीडियो क्लिप का नाम सुनते ही चारों के कान खड़े हो जाते हैं। वे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो वीडियो देखने लगी, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि वो चारों जीविका को बुली करने की कोशिश कर रही हैं। वीडियो खत्म होते ही विवेक गुस्से से अपनी दांत पीसते हुए बोला, मिस शिखा तुम यही सोच रही हो ना कि ये वीडियो फुटेज तो तुमने डिलीट करवा दिए थे, फिर ये मेरे पास कैसे। विवेक सिंह ओबरॉय नाम है मेरा, ये मत भूलो कि तुम्हारा बॉस हूं मैं। मैंने कहा था न कि जीविका को मेरे सीईओ होने की सच्चाई तब तक नहीं पता चलनी चाहिए जब तक मैं न चाहूं। उद्धरण चिन्ह। उन चारों को चुपचाप खड़ा देखा विवेक लगभग चिल्लाते हुए बोला, कहा था या नहीं। उसके चिल्लाने की गूंज से पूरा कैबिन कांप उठा। इसके साथ ही मिस शिखा और तीनों एम्प्लॉइज की रूह कांप गई, क्योंकि विवेक की टोन से ही उसके गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता था। चारों डरते हुए बोली, कहा था। विवेक जलाकर राख कर देने वाली नजरों से उन चारों की तरफ देखते हुए गुस्से से भरकर दांत पीसते हुए बोला, तुम चारों को पता है ना विवेक सिंह ओबरॉय का ऑर्डर ना फॉलो करने की कितनी बड़ी सजा हो सकती है। मैं चाहूँ तो तुम चारों को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब करवा सकता हूँ और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। उद्धरण चिन्ह। विवेक का इतना कहना था कि शिखा के चेहरे के तोते ही उड़ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि विवेक को पाने की कोशिश में एक दिन उसे उसके सामने अपने जान की भीख मांगनी पड़ेगी। वो तीनों एम्प्लॉइज तो उस मनहूस घड़ी को कोस रही थी जब मिस शिखा के बहकावे में आकर उन्होंने उसका साथ दे दिया था। तीनों विवेक के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, बॉस प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने कुछ नहीं किया है, वो तो शिखा मैम थी जिन्होंने हम सबको बहकाने की कोशिश की थी। विवेक उनकी तरफ गुस्से से घूरते हुए बोला,
जस्ट शट अप। तुम तीनों कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो मिस शिखा के बहकावे में आ जाओ। गलती तुम तीनों की भी बराबर है। तुम चारों ने मेरी जीविका को हट करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब अपने पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। चारों अपनी आंखों में आंसू लेकर विवेक के सामने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगी। शायद आज जीविका वहां पर मौजूद होती तो उन्हें उसके कहने पर माफी मिल भी जाती, पर उन चारों ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। विवेक उनकी तरफ गुस्से से घूरते हुए बोला, यू ऑल आर फायर्ड फ्रॉम योर जॉब नाउ। फिर शिवम की तरफ सर्द निगाहों से देखते हुए बोला, शिवम मेक श्योर कि इस कंपनी के बाद इन चारों को कहीं भी जॉब न मिले। उद्धरण चिन्ह। शिवम विवेक की तरफ देखते हुए यस बॉस बोला। मिस शिखा और बाकी तीनों लड़कियां अभी भी विवेक के पास गिड़गिड़ा रही थीं, पर अब तीर कमान से निकल चुका था। विवेक ने लगभग चिल्लाते हुए उन्हें गेट आउट कहा। इसके साथ ही मिस शिखा का विवेक के ऑफिस से पत्ता कट गया, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि अपनी हरकतों की वजह से एक दिन उसे कंपनी छोड़ना पड़ जाएगा। शिखा खुद को बहुत स्मार्ट समझती थी। उसके इस ओवर कॉन्फिडेंस ने आज उसके लिए कंपनी का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। उनके जाने के बाद विवेक थोड़ी देर तक यूं ही सोफे पर बैठा रहा और जीविका के बारे में सोचता रहा। वैसे तो उसे कोई उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी उसने शिवम से ही पूछ ही लिया कि क्या आज जीविका कंपनी आई है। पर जवाब, जैसा कि विवेक को पहले ही उम्मीद थी, न ही मिला। वह सोफे के क्राउन पर सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद किए हुए बैठ गया। सिन्हानिया मेंशन। जीविका वेद के साथ उसके टॉय हाउस में थी और उसके साथ खेलने में लगी थी। ऐसा करके वह खुद का ध्यान विवेक पर से हटाने की कोशिश कर रही थी। वेद भी खेलने में एकदम बिजी था। वह जीविका को एक ब्लॉक मानते हुए बोला, छोटी माछी, मुझे वो ब्लॉक 5 किलो ना। वेद की क्यूट सी तोतली आवाज सुनकर वैसे ही सबका दिल खुश हो जाया करता था। जीविका को भी उसकी प्यारी सी आवाज सुनकर राहत महसूस हो रही थी। उसने स्माइल करते हुए वेद को वो ब्लॉक पास कर दिया। जीविका विवेक के बारे में ही सोच रही थी कि तभी उसे वेद की मासूम आवाज आई, छोटी माछी, आपको पता है मेरे विवेक तातू है ना, वो अच्छे ही मुझे खेलने में हेल्प करते हैं। वो ना मेरे लिए एक चुपल मेन लेकर आए थे। वो बहुत ही क्यूट था, बिल्कुल मेरी तरह। ये बोलते हुए वह स्माइल करने लगा। जीविका को जैसे उसकी मासूम सी हंसी में खोसी गई। वह वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, विवेक चाचू आपसे बहुत प्यार करते हैं ना बेटा। वेद अपने दोनों हाथों से बताते हुए बोला, यह छोटी माछी, विवेक तातू और अनय तातू दोनों ही वेदांश छे इतना छाला प्यार करते हैं। वेद की इस क्यूटनेस पर जीविका उसके गालों को चूम लेती है और उसे गोद में उठाते हुए बोली, बेबी चलो चलकर लंच कर लो हम। उद्धरण चिन्ह। वेद ने किसी अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिलाया और अपनी मासी के साथ डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। घर में जितने भी मेंबर मौजूद थे सबने लंच किया और अपने अपने कमरे में चले गए। जीविका भी अपने कमरे में सोने चली गई। वहीं वन्या अपने बेबी को गोद में लेकर उसके कमरे में सुलाने चली गई। उसे थपकी देकर सुलाते सुलाते वन्या को भी नींद आने लगी। तभी उनके मेन डोर की डोर बेल बजी। जब काफी देर बाद भी बेल बजती रही तो वन्या नीचे आई और दरवाजा खोला तो सामने विवेक खड़ा था। वन्या ने विवेक को अंदर बुलाया और लिविंग रूम में सोफे पर बैठने को कहा। वन्या की चाय कॉफी के लिए पूछने पर विवेक ने ना कहा और वन्या की तरफ देखते हुए बोला, भाभी जीविका कहाँ है। वन्या विवेक के उतरे हुए चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, अपने कमरे में सो रही है, आप बैठिए मैं उसे अभी बुला कर लाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। विवेक ने वन्या को रोकते हुए कहा, रहने दीजिए भाभी, उसे सोने दीजिए, मैं उसके उठने तक यही वेट करता हूँ। वन्या विवेक के चेहरे पर जीविका के लिए प्यार साफ साफ देख पा रही थी। वह विवेक की तरफ देखते हुए बोली, विवेक आप टेंशन मत लीजिए, आप जल्दी ही जीविका को मना लेंगे। उद्धरण चिन्ह। वन्या के शब्द सुनकर विवेक के मुरझाए चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू भाभी, मैं जीविका को मनाए बगैर चुप नहीं रहने वाला। उद्धरण चिन्ह। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। विवेक अपनी आंखों में चमक लेकर वन्या की तरफ देखता है। वन्या, आप यहाँ बैठकर वेट करने वाले हैं तो कुछ तो ले लीजिए, वरना जीविका के उठते उठते आप ही सो जाएंगे। वन्या की बातें सुनकर विवेक के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी भाभी, आपकी बहन की नाराजगी से ऑलरेडी मेरा नींद चैन से बुरा हुआ है। एक काम कीजिए, आप मेरे लिए एक कॉफी बनवा दीजिए। उद्धरण चिन्ह। वन्या हाँ में सिर हिलाकर एक मेड से विवेक के लिए कॉफी का ऑर्डर दे देती है। 5 मिनट के अंदर उसकी कॉफी हाजिर हो जाती है। वह विवेक की तरफ देखते हुए बोली, और किसी चीज की जरूरत हो तो आप मंगवा सकते हैं।
विवेक हाँ में सिर हिला देता है तो वन्या अपने कमरे में वापस आ जाती है और बेड पर आराम से लेट जाती है। शाम के 6 बजे वन्या नींद से जागकर फ्रेश होकर जब नीचे आती है तो विवेक अभी भी लिविंग रूम में बैठा हुआ जीविका का इंतजार कर रहा था। वह विवेक के पास आई और बोली, एक बात बताए। उद्धरण चिन्ह। विवेक वन्या की तरफ देखते हुए बोला, पूछिए भाभी। वन्या विवेक की तरफ देखते हुए बोली, अगर मेरी बहन आपके लाख मनाने पर भी नहीं मानी तो आप क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह। विवेक वन्या की तरफ देखते हुए बोला, अगर वो न भी माने तो भी मैं अपनी कोशिशें जारी रखूंगा। मैं उसे हमेशा मनाता रहूंगा। भाभी, मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसका आखिरी सांस तक इंतजार करूंगा। ये सुनकर वन्या विवेक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, विवेक मुझे पता था, मेरी प्रिंसेस के लिए आपसे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। आप फिक्र मत कीजिए, मेरी बहन थोड़ी सी नादान जरूर है। वो आपसे थोड़ी देर के लिए नाराज जरूर रह सकती है, पर मुझे पूरा यकीन है। जब 102 लव गुरु। ये सुनकर वन्या विवेक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, विवेक मुझे पता था, मेरी प्रिंसेस के लिए आपसे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। आप फिक्र मत कीजिए, मेरी बहन थोड़ी सी नादान जरूर है। वो आपसे थोड़ी देर के लिए नाराज जरूर रह सकती है, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो भी ज्यादा देर तक आपसे दूर नहीं रह पाएगी। उद्धरण चिन्ह। अब आगे वन्या की बातें सुनकर विवेक के फेस पर एक होप की रे आ जाती है। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू भाभी, अब आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया है तो मैं जल्द ही आपकी बहन को मना लूंगा। उद्धरण चिन्ह। वन्या विवेक की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। आपको भूख लगी होगी। विवेक को भूख तो जोरों से लगी थी, क्योंकि उसने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। दोपहर से शाम तक तो वह वही सोफे पर बैठा हुआ था, जीविका के इंतजार में। इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी ही देर में वन्या अपनी डिश के साथ वहां हाजिर हो जाती है। साथ ही वह विवेक की फेवरेट कॉफी भी लेकर आई होती है। विवेक खाने पर टूट पड़ता है, क्योंकि इतनी टेस्टी स्मेल जो आ रही थी खाने में से। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, भाभी आपकी हाथों में जादू है। ये बोलते हुए वह दोबारा खाने लगा, तभी वहां पर युवान आ गया और वन्या को साइड हग करते हुए बोला, मैजिक सिर्फ मेरी भाभी के हाथों में ही नहीं बल्कि वो खुद ही एक मैजिक है। उद्धरण चिन्ह। युवान की बातें सुनकर वन्या स्माइल करती है और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। युवान अपनी भाभी की तरफ देखते हुए झट से विवेक के पास बैठ जाता है और अपनी ललचाई आंखों से उसकी प्लेट को देखने लग जाता है। विवेक उसकी इंटेंशंस को भांपते हुए अपनी प्लेट युवान से थोड़ा दूर ले जाते हुए बोला, सोचना भी मत। उद्धरण चिन्ह। युवान अपनी चमकती आंखों से विवेक की प्लेट की तरफ देखते हुए बोला, विवेक भाई ये तो गलत बात है। मैं तो आपका प्यारा भाई हूं ना, फिर आप मुझसे खाना नहीं शेयर करेंगे? ये बोलते हुए वह विवेक की तरफ देखते हुए मासूम सी शक्ल बना लेता है। विवेक खाते हुए बोला, छोटे मॉन्स्टर, कोई जरूरत नहीं है चेहरे पर इतनी मासूमियत लाने की। मैं इस बार तुम्हारी क्यूटनेस की जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। विवेक की बातें सुनकर युवान का मुंह लटक गया। वह किसी छोटे बच्चे की तरह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, भाभी। उद्धरण चिन्ह। विवेक युवान को अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए बोला, क्या भाभी? हाँ। तुम कोई 5 साल के छोटे बच्चे नहीं हो जो अपनी भाभी से इस तरह जिद करने की कोशिश कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। उनकी बच्चों वाली लड़ाई देखकर वन्या की हंसी छूट गई। वह जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उनकी तरफ देखकर बोली, अच्छा अब आप दोनों लड़ो मत। युवान, मैं तुम्हारे लिए दूसरी प्लेट लाती हूँ, तुम विवेक को आराम से खाने दो। हम। उद्धरण चिन्ह। युवान विवेक को घूरते हुए बोला, भाभी मुझे इनकी प्लेट से ज्यादा खाना देना। वन्या स्माइल करते हुए किचन में जाती है और दूसरी प्लेट में खाना लेकर युवान के सामने रख देती है। युवान तो खाने पर टूटी पड़ता है। उसकी ऐसी हरकतें देखकर विवेक को कोई हैरानी नहीं होती। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, छोटे, तुम डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठे हो जो कोई तुमसे खाना छीन ले। तुम्हारी प्लेट कहीं भागी नहीं जा रही, इसलिए आराम से खाओ। उद्धरण चिन्ह। युवान उसकी तरफ घूरते हुए बोला, विवेक भाई कहीं आपको मेरी प्लेट देखकर जलन तो नहीं हो रही है? विवेक अपनी प्लेट खाली करते हुए बोला, जलन और मुझे नो चांस। उद्धरण चिन्ह। उसकी प्लेट को खाली होते देख वन्या बोली, आपको और खाना दूं? विवेक ने न में सिर हिला दिया। फिर वह दोबारा सोफे पर बैठकर जीविका का वेट करने लगा। थोड़ी ही देर बाद जीविका अपने कमरे से बाहर आई। उसे नहीं पता था कि मेंशन में विवेक आया हुआ है। जैसे ही जीविका की निगाहें विवेक पर जाती है, वह उससे नजरें फेरते हुए वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगी। विवेक अपनी जगह से उठकर उसके कमरे की तरफ जाते हुए बोला, जीविका प्लीज एक बार तो मेरी बात सुन लो।
फिर चाहे तुम जो सजा देना हो दे देना। पर जीविका ने उसकी एक न सुनी। वन्या को जीविका का विवेक को यूं इग्नोर करना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि विवेक ने उससे बात करने की न जाने कितनी कोशिशें कर ली थी, पर जीविका ने उससे बात करना तो दूर उसकी तरफ देखा भी नहीं था। वन्या जीविका की तरफ देखते हुए बोली, प्रिंसेस तुम्हें विवेक की बातें एक बार सुन लेनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। पर जीविका अभी भी विवेक से बात करना नहीं चाहती थी। उसने वन्या से कहा, दी प्लीज मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। ये बोलते हुए वह रूम का दरवाजा बंद कर देती है। विवेक एक बार फिर से मायूस और दुखी हो जाता है। वन्या को भी उसे इस तरह देखकर अच्छा नहीं लगता। वह विवेक की तरफ देखते हुए बोली, आप टेंशन मत लीजिए, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। विवेक हाँ में सिर हिलाते हुए अपने मेंशन के लिए निकल गया। वन्या ने भी ठान ली कि वह अपनी बहन को समझा कर ही रहेगी। माफ करना न करना अलग बात थी, पर वन्या को लगा कि जीविका को एक बार विवेक की बातें सुन तो लेनी चाहिए। ये सोचते हुए वह अपने बेबी के कमरे की तरफ चली गई। वन्या ने देखा कि वेद अपने बेड पर नहीं है। ये देखकर उसे वेद की फिक्र होने लगी। उसने बाथरूम में भी चेक किया, पर वेद वहां भी नहीं था। वन्या उसके टॉय हाउस की तरफ चली गई तो उसने पाया कि वेद अपने खिलौनों के साथ इत्मीनान से खेल रहा था। ये करते हुए वह बेहद क्यूट लग रहा था। वन्या एकटक अपने बेबी को निहारने लगी, फिर उसके पास गई और वहां बैठते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेबी आप निन्नी करके उठ गए बेटा। वेद अपनी क्यूट वॉइस में अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, यच मम्मा वेदांश की निन्नी पूरी हो गई। अब वो डैडी के साथ खेलना चाहता है। पर मम्मा डैडी घर कब आएंगे? वन्या वेद की तरफ देखते हुए बोली, आपके डैडी बस आते ही होंगे बेटा। वेद ने ये सुना और अपने टॉयज को छोड़कर अपने छोटे छोटे पैरों से सीढ़ियों से होते हुए नीचे जाने लगा। वन्या समझ गई कि वेद अपने डैडी को देखने जा रहा है। वह भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। तभी डोर बेल बजी। वेद को यकीन हो गया कि ये उसके डैडी ही होंगे। उसके फेस पर एक ब्राइट स्माइल आ गई। वह अपने छोटे छोटे हाथों से डोर खोलने की कोशिश करता है, पर अफसोस वो डोर वेद के छोटे छोटे हाथों की पहुंच से बहुत दूर था। अपने बेटे की कोशिशें देखकर वन्या स्माइल करती है और वेद को साइड में कर दरवाजा खोल देती है। सामने अपनी ब्लेजर को एक हाथों में लिए हुए यक्षित खड़ा था। वह जैसे ही अंदर आया वेद दौड़ते हुए अपने डैडी के पास आया। ये देखकर यक्षित की थके हारे फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने ब्लेजर वन्या के हाथों में दे दिया और घुटने के बल झुककर अपने बेबी को अपनी बाहों में भर लिया। वेद चहकते हुए डैडी बोलते हुए यक्षित की गर्दन के चारों तरफ अपने हाथ लपेट दिया। यक्षित अपने बेबी के गालों पर किस करते हुए बोला, डैडी को बहुत मिस किया आपने। वेद भी मासूमियत में बोला, यच डैडी वेदांश ने आप तो बहुत मिस किया। उसकी मासूमियत भरी बातें सुनकर यक्षित ने उसे गोद में उठा लिया और वन्या को साइड हग कर लिया। वेद अपनी प्यारी आंखों से अपने मॉम डैड को देखते हुए अपने डैडी को बोला, डैडी आप भी मम्मा को किसी दो ना जच्छे मुदे दिया था। उद्धरण चिन्ह। अपने बेबी की बातें सुनकर वन्या की तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई, जबकि यक्षित के फेस पर एक शरारती स्माइल आ गई। अपने डैडी को अपनी मम्मा को किस ना करता देख वेद अपने छोटे छोटे हाथों से यक्षित के गालों को हिलाते हुए बोला, डैडी आप मम्मा को किचकलो ना। उद्धरण चिन्ह। यक्षित हाँ बेटा बोलते हुए वन्या की तरफ देखते हुए बोला, वेद चाहता है कि मैं उसकी मम्मा को किस करूं। ये बोलते हुए वह वन्या के गालों को चूम लेता है। वेद अपने डैडी की गोद में ही अपने डैडी को अपनी मम्मा को किस करते हुए देख रहा था। उसने वन्या के दूसरे गाल की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, डैडी दूसरे गाल पर भी। यक्षित ने वन्या के दूसरे गाल पर भी किस कर दिया। फिर वह वेद को अपनी गोद में लेते हुए बोली, चलिए बेबी अब डैडी को फ्रेश होने देते हैं हम। वेद ओके मम्मा बोलते हुए वन्या की गर्दन के चारों तरफ अपने हाथ लपेट लेता है। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, आप जाकर फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। यक्षित ने हाँ में सिर हिलाया और अपना ब्लेजर लेकर ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। वन्या वेद को चैतन्य दादाजी, अनिल जी और युवान के पास छोड़कर किचन में यक्षित के लिए कॉफी बनाने चली गई। चैतन्य जी युवान की किसी बात पर उसका कान खींचने में लगे थे। अपने चाचू को इस तरह देखकर वेद ताली बजाकर हंसने लगा। युवान वेद की तरफ देखते हुए बोला, हंस लो बेटा आप ही अपने इस क्यूट चाचू पर। फिर चैतन्य दादाजी की तरफ देखकर बोला, बड़ी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आपको पता है ना कल अनय भाई और दृष्टि दी आई मीन दृष्टि भाभी की हल्दी है। कल फंक्शन में बहुत सारी लड़कियां आएंगी, हो सकता है कि आपको उनमें से अपनी दूसरी पोता बहू भी मिल जाए, इसलिए मेरा कान छोड़ दीजिए बड़ी, वरना मैं कल बिल्कुल भी हैंडसम नहीं लगूंगा और आपकी पोता बहू शादी से पहले ही आपके पोते को छोड़कर चली जाएगी। उद्धरण चिन्ह।
दादाजी युवान की तरफ घूरते हुए बोले, चुप करो नालायक, 23 के हो गए हो, अब तो सुधर जाओ। वेद जो कि अपने बड़े दादू और चाचू की बातें अपने दादू की गोद में बैठकर सुन रहा था, वह दादाजी की नकल उतारते हुए बोला, तू खुद आओ नालायक, तेज के हो गए हो, अब तो छुदल दाओ। फिर वह अपने छोटे छोटे दांत दिखाकर हंसने लगा। अनिल जी स्माइल करते हुए वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बदमाश, अपने बड़े दादू की नकल उतार रहे हो। वेद अनिल जी को अपने क्यूट क्यूट से दांत दिखा देता है। फिर वह युवान की तरफ देखते हुए बोला, तातू तातू, मुझे आपके पीठ पर तलना है, आप मेले घोला बन दाओ ना। उद्धरण चिन्ह। युवान को दादाजी की कान खिंचाई से बचने का एक यही उपाय नजर आया। वह रिक्वेस्ट भरी निगाहों से दादाजी को देखना लगा, तो उन्होंने युवान की तरफ घूरते हुए कहा, आज फिर से तुम इस बच्चे की वजह से बच गए। दोबारा उलूल जुलूल हरकत की तो दूसरी कान भी खींच लूंगा। युवान अपनी बत्तीसी दिखाते हुए झट से दादाजी से दूर हो गया और घोड़ा बन गया। अनिल दादाजी ने वेद को युवान की पीठ पर बैठा दिया। वेद अपनी क्यूट वॉइस में बोला, तल मेले घोले। फिर युवान भी उसे एक अच्छे घोड़े की तरह सैर करवाने लगा। ओब्रॉय मेंशन। विवेक का रूम। विवेक जीविका के बारे में ही सोच रहा था। वह इतनी गहरी सोच में था कि सामने रखी हुई उसकी कॉफी कप ठंडी हो गई, उसे पता ही नहीं चला। तभी उसके कंधे पर एक स्पर्श महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ये उसके मॉम डैड थे। विवेक उनकी तरफ देखते हुए बोला, मॉम डैड आप दोनों यहाँ। उद्धरण चिन्ह। विवेक की मॉम मिसेस शगुन सिंह ओब्रॉय उसके पास सोफे पर बैठ गई और विवेक के डैड कार्तिक जी शगुन जी के बगल में बैठ गए। शगुन जी विवेक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या बात है बेटा, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। उद्धरण चिन्ह। इस बार विवेक ने अपने मॉम डैड से कुछ न छिपाते हुए कहा, मॉम डैड कोई मुझसे बहुत नाराज है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे मनाऊं। उद्धरण चिन्ह। अपने बेटे की बातें सुनकर कार्तिक जी और शगुन जी के फेस पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि उन्हें तो पहले ही अंदाजा हो गया था कि जरूर उनकी होने वाली बहू उनके बेटे की लाइफ में आ गई है। आज विवेक की बातें सुनकर उनका ये अंदाजा यकीन में बदल गया। कार्तिक जी विवेक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, डोंट वरी बेटा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम जिसे सबसे ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं उसी को अनजाने में हट कर देते हैं। पर तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो सामने वाले को वो नजर आ ही जाएगा, बस तुम अपनी कोशिशें जारी रखें। हम। उद्धरण चिन्ह। अपने डैड की बातें सुनकर विवेक को एक राहत सी महसूस हुई। वह अपने डैड की तरफ देखकर बोला, डैड क्या कभी मॉम आपसे नाराज नहीं हुई थी? अगर हुई थी तो आपने उसे कैसे मनाया था? जब 103 होने वाली बहू। अपने डैड की बातें सुनकर विवेक को एक राहत सी महसूस हुई। वह अपने डैड की तरफ देखकर बोला, डैड क्या कभी मॉम आपसे नाराज नहीं हुई थी? अगर हुई थी तो आपने उन्हें कैसे मनाया था? अब आगे। कार्तिक जी शगुन जी की तरफ देखकर स्माइल करते हैं, फिर विवेक की तरफ देखते हुए बोले, बेटा तुम्हारी मॉम तो मुझसे कई बार नाराज हो चुकी हैं, पर मैं भी पक्का ढीठ था, जब तक उन्हें मना नहीं लेता था मैं चैन से बैठता नहीं था। कार्तिक जी एक इंसिडेंट को याद करते हुए बोले, बेटा एक बार तो तुम्हारी मॉम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी। हुआ ये था कि उस वक्त हमारी नई नई शादी हुई थी, मैं तुम्हारे दादाजी के साथ कंपनी संभालता था। उद्धरण चिन्ह। विवेक क्यूरियस होकर दोनों की बातें सुनने लगा। कार्तिक जी अपनी बातें जारी रखते हुए बोले, एक दिन तुम्हारी मॉम मुझे लंच बॉक्स देने मेरे ऑफिस आ गई। उस वक्त मैं एक मीटिंग लेकर बाहर आ रहा था। मीटिंग मिस्टर रॉय की कंपनी के साथ थी। बिजनेस के सिलसिले में वो फॉरेन गए हुए थे, इसलिए मीटिंग अटेंड करने उनकी बेटी आई थी। फिर क्या था, मीटिंग के बाद उसने कॉफ़ी पीने की जिद की। मैंने उसे मना भी किया, पर वह बिल्कुल भी नहीं मानी और हम कॉफ़ी पीने मेरे प्राइवेट एरिया में चले गए। तभी तुम्हारी मॉम अपने फेस पर बड़ी सी स्माइल लिए टिफिन बॉक्स लेकर मेरे कैबिन की तरफ जाने लगी। वो पहली बार हमारे ऑफिस आ रही थी। उन्होंने मुझे सरप्राइज करने के लिए साड़ी भी पहनी थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेरे असिस्टेंट ने उसे मेरे प्राइवेट एरिया की तरफ भेज दिया। जैसे ही शगुन ने मुझे और मिस्टर रॉय की बेटी को साथ में कॉफ़ी पीते हुए देखा, उसकी बड़ी सी स्माइल जैसे गायब ही हो गई। उसने टिफिन बॉक्स वहीं पटक कर रखते हुए गुस्से से वहां से जाने लगी। उद्धरण चिन्ह। विवेक और शगुन जी गौर से कार्तिक जी की बातें सुन रहे थे। कार्तिक जी अपनी बातें जारी रखते हुए बोले, तुम्हारी मॉम को इस तरह गुस्से में देखकर मेरी तो जान ही सूख गई थी। मैंने सबसे पहले मेरे असिस्टेंट की क्लास ली, फिर तुम्हारी मॉम के पीछे पीछे जाने लगा। बेटा तुम्हें पता है, तुम्हारी मॉम ने उस इंसिडेंट को लेकर मुझसे 3 दिन तक बात नहीं की थी।
ये बोलते हुए कार्तिक जी शगुन जी की तरफ देखने लगे। शगुन जी कार्तिक जी की तरफ घूरते हुए बोली, तो आपको क्या लगा था, उस लड़की के साथ कॉफी पीने के लिए मैं आपको शाबाशी दूंगी? उद्धरण चिन्ह। कार्तिक जी अपने बालों पर प्यार से हाथ फेरते एटीट्यूड में बोले, अब मैं था ही इतना हैंडसम कि कोई लड़की मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए बिना रह ही नहीं पाती थी। अपने डैड की बातें सुनकर विवेक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखने लगा। शगुन जी हंसते हुए बोली, बड़े आए हैंडसम बनने वाले, शक्ल देखी है अपनी, बूढ़े हो गए हैं, पर जवानी अभी भी गई नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कार्तिक जी शगुन जी की तरफ देखकर बोले, किस एंगल से मैं तुम्हें बूढ़ा लगता हूँ? हाँ, बाल और दाढ़ी थोड़े सफ़ेद हो गए हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अब हैंडसम नहीं दिखता। अभी तक तो मेरे बेटे की शादी भी नहीं हुई है तो मैं बूढ़ा कब से हो गया? उद्धरण चिन्ह। विवेक तो अपने मॉम डैड को देखता ही रह गया क्योंकि शादी के इतने सालों बाद भी दोनों बिल्कुल किसी टीनेजर कपल की तरह लड़ रहे थे। उनके बीच वो स्पार्क अभी भी बरकरार थी। कार्तिक जी शगुन जी से अभी भी उतना प्यार करते थे जितना कि वो पहले करते थे। कार्तिक जी मुंह फुलाते हुए बोले, और वैसे भी मैं अनिल की तरह दादा भी नहीं बना हूं तो तुम मुझे बूढ़ा नहीं कह सकती। कार्तिक जी की इस बात पर शगुन जी खुद को हंसने से रोक नहीं पाई क्योंकि शिकायत करते हुए वो किसी क्यूट बच्चे की तरह लग रहे थे। विवेक अपने डैड की तरफ छोटी आंखों से घूरते हुए बोला, यार डैड आप फिर से शुरू हो गए। शगुन जी कार्तिक जी की तरफ देखकर बोली, आपका बेटा सही कह रहा है, सुधर जाओ आप, दादाजी बनने की उम्र में आप खुद अपने नन्हे पोते या पोती की तरह बिहेव कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। पोता और पोती की बातें सुनकर कार्तिक जी की आंखों में एक चमक आ गई। वह शगुन जी की तरफ देखकर बोले, शगुन वो पल कितना खूबसूरत होगा जब हम पहली बार अपने पोते या पोती को अपनी गोद में लेंगे। शगुन जी भी उस पल को इमेजिन करते हुए स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला देती हैं। विवेक तो अपने मॉम डैड की इच्छाओं को देखते हुए हैरान ही रह जाता है, क्योंकि यहाँ उसने लड़की को मनाया भी नहीं था और उसके मॉम डैड ने तो डायरेक्ट पोते पोती के सपने भी देख लिए थे। वे अपने मॉम डैड की तरफ देखते हुए बोला, मॉम डैड प्लीज आप दोनों अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ और मेरी बात सुनो। उद्धरण चिन्ह। कार्तिक जी विवेक को अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए बोले, क्यों हम अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ जाएं? कहीं तुम्हें हमें पोते पोती देने का कोई इरादा नहीं किया? देखो बेटा, तुम अपने मॉम डैड की इच्छाओं को ऐसे मिट्टी में नहीं मिला सकते। उद्धरण चिन्ह। विवेक कार्तिक जी की तरफ देखते हुए बोला, डैड प्लीज आप अपने इमेजिनेशन की गियर पर ब्रेक लगाए। पहले मेरे होने वाले बच्चों की माँ, फिर अपना सिर झटकते हुए बोला, आई मीन पहले आपकी होने वाली बहू को मैं मना तो लूँ, फिर आप लोग अपने लिटिल चैम्प के बारे में सोचना। उद्धरण चिन्ह। अपनी बहू के बारे में सुनकर शगुन जी के फेस पर एक स्माइल आ गई। वो विवेक की तरफ अपनी चमकती आंखों से देखते हुए बोली, बेटा मुझे अपनी होने वाली बहू को देखना है और ये भी जानना है कि वो कौन है। कार्तिक जी भी अपनी चमकती आंखों से उसे ही देख रहे थे। विवेक ने अपना फोन लिया और जीविका की वो पिंक सूट वाली फोटो जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी उसे अपने मॉम डैड को दिखाया। दोनों स्माइल करते हुए उसे निहारने लगे। शगुन जी विवेक की तरफ देखते हुए बोली, बेटा ये बच्ची तो बहुत ही सुंदर और कितनी मासूम है। कार्तिक जी उसकी क्यूटनेस को निहारते हुए बोले, और कितनी प्यारी भी है। विवेक बेटा मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, तुम हमारे लिए ऐसी ही क्यूट और प्यारी बहू लाओगे। उद्धरण चिन्ह। शगुन जी विवेक की तरफ देखते हुए बोली, बेटा इसका नाम क्या है? विवेक दोनों की तरफ देखते हुए बोला, जीविका। मॉम डैड आपको पता है जीविका वन्या भाभी की बहन है। ये सुनकर तो जैसे विवेक के मॉम डैड के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। दोनों एक साथ बोले, क्या कहा? जीविका वन्या बेटा की बहन है? उद्धरण चिन्ह। विवेक ने हाँ में सिर हिला दिया। कार्तिक जी जीविका की फोटो को देखते हुए बोले, बेटा जीविका तो इतनी प्यारी और मासूम लग रही है, वो तुमसे कैसे नाराज हो गई? विवेक थोड़ा डाउन टोन में बोला, डैड गलती मेरी ही है, वरना जीविका आज मुझसे यूं नाराज नहीं बैठती। ये बोलते हुए वह सारी बातें अपने मॉम डैड को बता देता है। मुझे लगा था कि अगर मेरे सीईओ होने की बात उसे पता चली तो खुलकर मुझसे बातें नहीं कर पाएगी, इनफैक्ट वो मुझसे दूर ही रहना पसंद करेगी। बस इसी डर से मैंने उससे सच्चाई छिपाई। उद्धरण चिन्ह। शगुन जी विवेक के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम जीविका से बहुत प्यार करते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम हमारी होने वाली बहू को मना ही लोगे, बस तुम अपनी कोशिशें जारी रखो। हम कार्तिक जी भी अपनी वाइफ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, तुम्हारी मॉम सही कह रही है बेटा, जीविका की आंखों में एक मासूमियत और सच्चाई है, उसे तुम्हारी बातों का बुरा लगा होगा इसलिए वह तुमसे नाराज है।
पर तुम अपनी कोशिशें जारी रखो, वो जल्द ही मान जाएगी और तुम्हें माफ कर देगी। उद्धरण चिन्ह। विवेक अपने मॉम डैड की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला देता है। शगुन जी विवेक की तरफ देखते हुए बोली, बेटा चलो डिनर का वक्त हो गया। वैसे भी कल इस घर में हमारा छोटा शैतान आने वाला है अपने अन्य भाई की शादी अटेंड करने। उद्धरण चिन्ह। विवेक याद करते हुए बोला, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया मॉम, वरना वो फिर से नौटंकी करने लग जाता। विवेक की बातें सुनकर कार्तिक जी और शगुन जी हंसने लगे। फिर तीनों डिनर के लिए नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ जाने लगे। सिन्हानिया मेंशन। वन्या यक्षित की ब्लैक कॉफी लेकर ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तब तक यक्षित भी फ्रेश हो चुका था। वह सोफे पर बैठा हुआ अपने फोन पर मेल्स चेक कर रहा था। उसे फोन पर लगा हुआ देख वन्या की भौहें तन गई। उसने कॉफी को टेबल पर रखते हुए झट से यक्षित के हाथों से फोन छीन लेती है। फिर उसे कॉफी टेबल पर रखते हुए उसकी तरफ शिकायत करते हुए बोली, हर वक्त बस फोन में ही घुसे रहना होता है आपको। कभी तो आप अपने इस फोन से हटकर अपनी बीवी की तरफ भी देख लिया करें। यक्षित स्माइल करते हुए बोला, अच्छा जी। उद्धरण चिन्ह। फिर वह वन्या को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। वन्या एक नज़र यक्षित की तरफ देखते हुए उसकी टी शर्ट की कॉलर से खेलने लगती है। यक्षित स्माइल करते हुए वन्या की तरफ देखता है, फिर अपने एक हाथ से वन्या की कमर को थामते हुए दूसरे हाथ से कॉफ़ी पीने लगता है। वन्या उसे किसी छोटी बच्ची की तरह कॉफ़ी पीते हुए देखने लगी। अपनी वाइफी की क्यूट हरकतों को देखकर यक्षित स्माइल करते अपनी कॉफ़ी को उसकी तरफ करते हुए बोला, डू यू वॉन्ट टू टेस्ट इट? वन्या हाँ में सिर हिलाते हुए कॉफ़ी की एक सिप जैसे ही लेती है, उसका मुंह बन जाता है। वह तुरंत उस कॉफ़ी की मग को टेबल पर रख देती है और अपनी नाक सिकोड़ते हुए यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, इतनी जहरीली कॉफ़ी आप रोज कैसे पी लेते हो? उद्धरण चिन्ह। वन्या की बातें सुनकर यक्षित की हंसी छूट जाती है। वह अपनी वाइफी की नाक खींचते हुए बोला, वाइफी इसे जहरीली कॉफ़ी नहीं, ब्लैक कॉफ़ी कहते हैं। फिर वन्या की तरफ शरारत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, कॉफ़ी पीकर तुम्हारे मुंह का तो टेस्ट ही बिगड़ गया ना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी कुछ मीठा खिला देता हूँ जिससे तुम्हारा टेस्ट ठीक हो सके। उद्धरण चिन्ह। वन्या नासमझी में बोली, प्लीज़ आपकी ये कड़वी कॉफ़ी आप ही को मुबारक। वन्या को लगा कि यक्षित उसके लिए कुछ मीठा ऑर्डर करेगा, पर यक्षित ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और वन्या के होठों को अपनी होठों की गिरफ्त में लेकर उसे किस करने लगा। पहले तो वन्या यक्षित की इस हरकत से शॉक्ड होकर उससे छूटने के लिए छटपटाने लगती है। फिर बाद में उसके मदहोशी भरे किस के एहसास में वह खुद को यक्षित की बाहों में ढीला छोड़ देती है और वह भी उसका साथ देने लगी। यक्षित उसे किस करते हुए अपने नीचे सोफे पर पलट देता है। उसके दोनों हाथों को सोफे पर दबाकर वह उसे पूरी शिद्दत के साथ चूमने लगा। नॉक जोंक। पहले तो वन्या यक्षित की इस हरकत से शॉक्ड होकर उससे छूटने के लिए छटपटाने लगती है। फिर बाद में उसके मदहोशी भरे किस के एहसास में वह खुद को यक्षित की बाहों में ढीला छोड़ देती है और वह भी उसका साथ देने लगी। यक्षित उसे किस करते हुए अपने नीचे सोफे पर पलट देता है। उसके दोनों हाथों को सोफे पर दबाकर वह उसे पूरी शिद्दत के साथ चूमने लगा। अब आगे, इससे पहले कि वो दोनों आगे बढ़ पाते यक्षित का फोन रिंग करने लगा। तब जाकर दोनों इस दुनिया में वापस आए। यक्षित ने वन्या को रिलीज कर दिया और उसके कपड़े ठीक करने लगा। इस वक्त वन्या के गाल शर्म से गुलाबी हो चुके थे। यक्षित कॉल अटेंड करने लगा तो वन्या झट से वहां से उठकर किचन की तरफ डिनर प्रिपेयर करने के लिए चली गई। थोड़ी देर में ही जीविका भी किचन में आ गई और वन्या को साइड हग कर लिया। वन्या एक हाथ से स्पून चलाते हुए दूसरे हाथ से जीविका को थाम लेती है। वह आहिस्ते से जीविका के सिर पर किस कर लेती है। वह जीविका की तरफ देखते हुए बोली, बच्चा तुम्हें आज विवेक के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफ करना नहीं करना वो अलग बात है, पर एटलीस्ट तुम्हें उसकी बातें सुननी तो चाहिए थी। वो तुमसे बहुत प्यार करता है प्रिंसेस, मैंने उसकी आंखों में देखा है। उद्धरण चिन्ह। जीविका स्माइल करते हुए वन्या को हक किए हुए ही उसकी तरफ देखते हुए बोली, आई नो दी विवेक मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे इतना ही प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि विवेक ने मुझसे बात करने के लिए कितने एफर्ट्स किए। आप टेंशन मत लीजिए, अब विवेक का सब्र जल्द ही खत्म होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। वन्या जीविका की बातें सुनकर स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखती है और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, मेरी प्रिंसेस अभी बड़ी हो गई है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ बच्चा। उद्धरण चिन्ह। जीविका एक पल के लिए खुश हो गई, फिर कुछ सोचते हुए उसकी हंसी गायब हो गई। वह उदास होकर वन्या की तरफ देखने लगी। ये देखकर वन्या उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, क्या सोच रही हो?
उद्धरण चिन्ह। जीविका, दी मैं अपने और विवेक के रिश्ते के बारे में सोच रही हूँ। वो कहाँ और मैं कहाँ। वो इतनी बड़ी कंपनी के ओनर हैं और मैं एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास लड़की। क्या विवेक के मॉम डैड इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? मुझे तो लग रहा है विवेक की मॉम ने पहले से ही अपनी बराबर वाली बहू ढूंढ कर रखी होगी। ये बोलते हुए अपने चेहरे पर बहुत सारे टेंशन लेकर वह वन्या की तरफ देखने लगी। पहले तो वन्या अपने फेस पर सीरियस एक्सप्रेशन लिए हुए जीविका की तरफ देखने लगी। फिर अचानक से उसकी हंसी छूट गई। अपनी दी को ऐसे हंसता देख जीविका का तो चेहरा ही लटक गया। वह मुंह लटकाए हुए वन्या की तरफ देखते हुए बोली, दिया आप हंस क्यों रही हैं? मैं सच कह रही हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है ना। उद्धरण चिन्ह। वन्या जीविका के गालों को पींच करते हुए बोली, प्रिंसेस तुम सच में बहुत भोली और क्यूट भी। तुम्हारे जीजू भी तो इतनी बड़ी कंपनी के ओनर हैं, फिर भी उन्होंने अपने स्टेटस की लड़की को छोड़कर मुझे क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि उन्होंने मेरी आंखों में मेरे दिल की सच्चाई देख ली थी। उन्हें यकीन हो गया था कि मैं उनकी लाइफ पार्टनर बनने के काबिल हूँ। तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम विवेक के लायक हो या नहीं, क्योंकि विवेक ने तुम्हें चुन लिया है और इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं देगा। उद्धरण चिन्ह। अपनी दी की बातें सुनकर जीविका के फेस पर स्माइल आ गई। वह वन्या को हक करते हुए बोली, क्या सच में दी? वन्या उसे अपनी बाहों में भरते हुए हाँ बोली और कहा, वैसे विवेक भी बहुत लकी है, क्योंकि उसे मेरी प्रेजेंस जो मिलने वाली है। ये बोलते हुए वह जीविका के माथे को आहिस्ते से चूम लेती है। फिर वन्या डिनर की तैयारी करने में बिजी हो जाती है और जीविका उसकी हेल्प करने लगी। थोड़ी ही देर में सभी डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। वन्या यक्षित के बगल में बैठी थी और वेद अपनी मम्मा के बगल में बैठा हुआ था। डिनर करते हुए चैतन्य दादाजी सबकी तरफ देखकर बोले, कल दृष्टि और अने की हल्दी है, इसलिए सभी टाइम से तैयार हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर वे यक्षित की तरफ इनडायरेक्टली पॉइंट करते हुए बोले, मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि कल मेरी बहुत ही जरूरी मीटिंग है दादाजी, इसलिए मैं बाद में सबको ज्वाइन करूंगा। यक्षित जो कि खाना खा रहा था, उसकी स्पून एकदम से रुक गई और वह अपनी छोटी आंखों से दादाजी की तरफ देखने लगा। वह समझ गया था कि दादाजी ये उसके लिए ही बोल रहे हैं। दादाजी की बातें सुनकर वन्या की हंसी छूट जाती है, क्योंकि वो समझ रही थी कि दादाजी ने यह जरूर अपने सबसे जिम्मेदार पोते के लिए ही कहा है। यक्षित अपनी आंखें छोटी कर वन्या की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, वाइफी बहुत हंसी आ रही है, तुम्हें तो मैं रूम में बताता हूँ। ये सुनकर वन्या एकदम से सकपका गई और इधर उधर देखने लगी। वही दादाजी यक्षित की तरफ देखते हुए बोले, यक्षित मुझे घूरकर क्या देख रहे हो? ये मैं तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ। मुझे पता है कल सभी अनय और दृष्टि की हल्दी के लिए फ्री रहेंगे, पर तुम्हारा कुछ कह नहीं सकते बेटा। उद्धरण चिन्ह। यक्षित दादाजी की तरफ देखकर बोला, डोंट वरी दादाजी, आपकी मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं भी आप लोगों के साथ ही वहां जाने वाला हूँ, और वैसे भी कल लेट पहुंचा तो अनय ताना मार कर ही मुझे मार डालेगा, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उद्धरण चिन्ह। दादाजी यक्षित की तरफ देखते हुए बोले, अच्छी बात है बेटा। फिर वो युवान की तरफ देखने लगे जो कि शांति से खाना खा रहा था, या यूं कहें सबका ध्यान दादाजी की बातों में होने का फायदा उठा रहा था। वे उसकी तरफ देखते हुए बोले, युवान कल तुम बिल्कुल भी शरारत नहीं करोगे। कल वैसे भी शौर्य आ रहा है, जहां तुम दोनों रहो वहां कोई गड़बड़ न हो इसका तो सवाल ही नहीं उठता, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही समझा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। युवान बच्चों की तरह शक्ल बनाकर दादाजी की तरफ देखकर बोला, दादाजी आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि मैं एक 5 साल का छोटा बच्चा हूं जो हर वक्त शैतानियां करता रहता है। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, बेटा तुम 5 साल के छोटे बच्चे से कम भी नहीं हो। पापा सही कह रहे हैं, वैसे भी कल शौर्य आ रहा है। तुम दोनों मिलकर कोई खुरापात न करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, इसलिए पापा तुम्हें पहले ही वार्न कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अपने डैड की बातें सुनकर युवान का मुंह लटक जाता है, पर दिल में अभी भी काफी सुकून महसूस हो रहा था, क्योंकि कल उसका यार, उसका बेस्ट फ्रेंड शौर्य जो आ रहा था। ऐसे में वो दोनों कुछ शैतानी न करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। चैतन्य दादाजी आस्तिक की तरफ देखते हुए बोले, आस्तिक कल इन दोनों पर नजर रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ध्यान रहे ये दोनों तुम्हारे आंखों से दूर न जाएं। दादाजी की बातें सुनकर युवान को तो अपना प्लेन फेल होता नजर आया, क्योंकि बहुत बार आस्तिक की वजह से उन दोनों की शैतानियां पकड़ी गई थी और दोनों को बहुत डांट भी पड़ी थी। आस्तिक दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, जी दादाजी मैं ध्यान रखूंगा। वेद जो इतनी देर से सबकी बातें सुन रहा था, वह भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपने बड़े दादू की तरफ देखते हुए बोला,
भले दादू, मैं भी अपने दोनों तातू पर नजर रखूंगा और उन्हें शैतानी करने भी नहीं दूंगा। दादाजी वेद की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोले, जरूर बेटा, आप अपने दोनों चाचुओं पर नजर रखना। अगर दोनों शैतानी करने की कोशिश करें तो आप उनके कान खींचना, ओके? उद्धरण चिन्ह। वेद अपने बड़े दादू की तरफ देखते हुए बोला, ओके बड़े दादू। फिर सभी डिनर करने लगे। डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। सबके कल हल्दी फंक्शन में पहनने वाले कपड़े पहले ही उनके कमरों में पहुंचा दिए गए थे। वन्या अपने बेबी को सुलाने के बाद उसके सिर पर आहिस्ते से किस करके उसे उसके क्यूट से ब्लैंकेट में कवर करके अपने बेडरूम की तरफ आ गई। वह ड्रेसिंग मिरर के पास खड़े होकर अपने फेस पर नाइट क्रीम लगाने लगी। उसने लाइट पिंक कलर की सैटिन की नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वह बिल्कुल परी की तरह खूबसूरत लग रही थी। यक्षित अपनी वाइफी को आईने में से ही निहारने लगा। वह धीरे धीरे उसके करीब आया और उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भरते हुए उसके कान के नीचे किस कर लिया। वन्या स्माइल करते हुए आईने की तरफ देख रही थी। यक्षित थोड़ी देर तक यूं ही अपनी वाइफी को हक किए हुए था। वन्या उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, यक्षित, आपको सोना नहीं है? रात बहुत हो गई है, चलिए सो जाते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या की तरफ शरारत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, अगर मैंने आज की रात तुम्हें सोने नहीं दिया तो। ये बोलते हुए वह वन्या की नाइट गाउन के अंदर हाथ डाल देता है। उसकी इस हरकत से वन्या को उसके इरादे जानने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा। वन्या उसकी मदहोशी भरे टच से सहने लगी। उसने झट से यक्षित के हाथ, जो कि उसकी बॉडी पर चल रहे थे, उसे अपने एक हाथ से पकड़कर रोक लेती है और यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित, अभी नहीं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपने हाथ बाहर निकालकर वन्या को उसकी कमर से अपने करीब खींचते हुए उसकी नाइट ड्रेस की श्रग को उसके कंधे से सरकाकर कंधे पर किस करते हुए बोला, पर क्यों नहीं वाइफी? उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित की तरफ घूरते हुए बोली, क्योंकि कल अनय और दृष्टि की हल्दी है और मैं नहीं चाहती कि मैं पूरे फंक्शन में सोती रह जाऊं। यक्षित वन्या की बातें सुनकर स्माइल करने लगा। वन्या उसकी तरफ घूरते हुए ही बोली, और मैं नहीं चाहती कि कल मेरी आंखें नींद से भरी हुई हो, समझे आप? इसलिए चुपचाप आप भी सोइए और मुझे भी सोने दीजिए। ये बोलते हुए वह बेड पर आराम से लेट जाती है। यक्षित भी अपनी वाइफी को ज्यादा तंग नहीं करता और बेड पर लेटकर वन्या को अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी ही देर में वो भी नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह वन्या की नींद यक्षित से पहले खुली। आंखें खुलते ही सबसे पहले उसे यक्षित का सोता हुआ मासूम चेहरा नजर आया। उसके बाल बिखरे हुए थे, जिसमें वह काफी हैंडसम लग रहा था। वन्या ने झुकते हुए आहिस्ते से उसके माथे को चूम लिया और उसके बालों को अपने हाथों से सेट कर दिया। वह जैसे ही बेड से उठने को हुई, यक्षित ने उसकी कमर पर अपने हाथ रखकर उसे वापस बेड पर लिटाते हुए बोला, वाइफी, मुझे थोड़ी देर और सोना है। उद्धरण चिन्ह। वन्या सवालिया नजरों से यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, तो आप सो जाए ना, मुझे क्यों बता रहे हैं? यक्षित उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, मुझे तुम्हारे साथ सोना है, इसलिए तुम चुपचाप सो जाओ। ये बोलते हुए वह वन्या को अपनी बाहों में कस लिया। वन्या चाहते हुए भी उठ नहीं सकती थी, क्योंकि यक्षित की मजबूत पकड़ उसकी बॉडी पर जो थी। वन्या न चाहते हुए भी बेड पर लेटी रही। वह यक्षित के सोते हुए हैंडसम चेहरे को देखकर स्माइल करने लगी। उसे इस तरह सोता देख वन्या को शैतानी सूझी। उसने यक्षित के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलानी शुरू कर दी। वन्या को जब लगा कि यक्षित पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा, तो उसने अपने हाथ नीचे लाते हुए यक्षित के खुले चेस्ट पर चलाने लगी। यक्षित वन्या की हरकतों को नोटिस कर रहा था। उसने झट से वन्या के हाथों को अपने हाथों से पकड़कर उसकी तरफ घूरते हुए बोला, वाइफी, ये सुबह सुबह तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। जब 105 हल्दी फंक्शन और मस्ती। वन्या न चाहते हुए भी बेड पर लेटी रही। वह यक्षित के सोते हुए हैंडसम चेहरे को देखकर स्माइल करने लगी। उसे इस तरह सोता देख वन्या को शैतानी सूझी। उसने यक्षित के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलानी शुरू कर दी। वन्या को जब लगा कि यक्षित पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा, तो उसने अपने हाथ नीचे लाते हुए यक्षित के खुले चेस्ट पर चलाने लगी। यक्षित वन्या की हरकतों को नोटिस कर रहा था। उसने झट से वन्या के हाथों को अपने हाथों से पकड़कर उसकी तरफ घूरते हुए बोला, वाइफी, ये सुबह सुबह तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। अब आगे वन्या अपनी टिमटिमाती आंखों से यक्षित की तरफ देखने लगी। यक्षित उसे अपनी बाहों में समेटते हुए बोला, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा हस्बैंड सुबह सुबह तुम्हारे साथ शुरू हो जाए, तो चुपचाप सो जाओ। हम। यक्षित ने अपनी सेंटेंस खत्म भी नहीं की थी और वन्या ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली।
ये देखकर यक्षित स्माइल करने लगा और वन्या के माथे को चूम कर उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। 1 घंटे बाद यक्षित की नींद खुल गई, पर वन्या वह नींद के आगोश में चली गई थी। यक्षित बेड से उठ गया। उसने एक नज़र वन्या को देखा। वह आराम से सो रही थी। उसे ब्लैंकेट से ठीक से कवर कर वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर वह अपनी रेगुलर की रूटीन फॉलो करते हुए जिम की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद वन्या भी उठ गई। वह वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। फिर थोड़ी देर बाद बाहर आकर वह अपने बेबी के रूम में गई। वेद आराम से सो रहा था। सोते हुए वह हमेशा की तरह बहुत ही मासूम लग रहा था। वन्या ने नीचे झुकते हुए अपने बेबी के माथे को चूम लिया और बाहर आ गई। क्योंकि अभी टाइम था, इसलिए उसने अपने बेबी को सोने दिया। वह सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ गई। चैतन्य दादाजी और अनिल जी अपनी मॉर्निंग वॉक से वापस आ रहे थे। वन्या ने उन्हें ग्रीट किया, फिर दोनों की तरफ देखते हुए बोली, मैं आप दोनों की मॉर्निंग टी आपके रूम में भिजवाती हूँ। ये सुनकर दोनों स्माइल करने लगे। अनिल जी वन्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, मेड ये सब कर लेंगी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम उद्धरण चिन्ह। वन्या भी अनिल जी की तरफ देखते हुए बोली, पापा मेरे होते हुए ये काम मैड्स क्यों करेगी। चैतन्य दादाजी वन्या की तरफ देखते हुए बोले, बेटा, सिन्हानिया फैमिली बहुत भाग्यशाली है कि उसे आप जैसी बहू मिली। उद्धरण चिन्ह। वन्या स्माइल करते हुए दादाजी की तरफ देखकर बोली, दादाजी, लकी तो मैं हूँ जिसे आप लोग जैसे फैमिली मेंबर मिले। ठीक है, अब आप लोग जाए और जाकर फ्रेश हो जाए। मैं आपकी चाय आपके कमरे में भिजवाती हूँ। दादाजी, पापा, आप दोनों ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करेंगे। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी बोले, बेटा, तुम जो भी बनाती हो हमें बहुत टेस्टी लगता ही है, इसलिए तुम अपनी पसंद से ही बना लो। हम। वन्या ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है। फिर वह किचन की तरफ चली गई और दादाजी और अनिल जी के लिए चाय बनाने लगी। वन्या सबका अच्छे से ध्यान रखती थी। उसे पता था कि दादाजी डायबिटिक हैं, इसलिए उनकी चाय शुगर फ्री होती थी। अनिल जी को भी चाय में हल्की शक्कर ही पसंद थी। दोनों को वन्या के हाथों की चाय ही बहुत अच्छी लगती थी। चाय बनाने के बाद वन्या ने उसे कप में निकालकर मेड को उसे दादाजी और अनिल जी के कमरे में ले जाने के लिए बोल दिया। फिर वह अपने कमरे की तरफ चली गई। अब तक यक्षित भी जिम में पसीने बहाकर वापस आ चुका था। उसकी टी शर्ट पसीने से तरबतर हो चुकी थी, इसलिए वह अपनी टी शर्ट रिमूव करके सोफे पर बैठा हुआ था। वन्या की निगाहें जैसे ही यक्षित की टोन बॉडी पर पड़ी तो वह खुद को उसे देखने से रोक नहीं पाई। उसे अपनी तरफ यूं देखता देख यक्षित के फेस पर शरारती स्माइल आ गई। उसने खींचकर वन्या को अपनी गोद में बिठा लिया। उसके बिखरे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, वाइफी, तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। उसने वन्या को टीस करते हुए कहा तो वह इधर उधर देखने लगी। वह मन ही मन खुद को कोसते हुए बोली, वन्या, कहाँ फंसा लिया तुमने खुद को। पता नहीं यक्षित को इस तरह देखकर मुझे हो क्या जाता है। मैं चाह कर भी इनसे नजरें नहीं हटा पाती। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसके गालों को अपने हाथों में भरते हुए बोला, वाइफी, अगर खुद से बातें करना हो गया हो तो तुम मेरी तरफ भी देख लो। यक्षित की आवाज़ सुनकर वह अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोली, यक्षित, वो मैं ये पूछने आई थी कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करेंगे। उद्धरण चिन्ह। यक्षित बिना टाइम वेस्ट किए उसके गुलाबी होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, तुम्हें। यक्षित की आंखों में शरारत साफ साफ झलक रही थी। वन्या का चेहरा ये देखकर शर्म से गुलाबी हो गया। वह यक्षित के सीने पर मारते हुए बोली, आपको हर वक्त यही सब सूझता रहता है। चलिए हटिए, मुझे बहुत से काम हैं। ये बोलते हुए वह यक्षित की गोद से उठकर जैसे ही जाने को हुई, यक्षित ने उसकी कमर को दोबारा कसकर पकड़ लिया। वन्या सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए ही बोला, वाइफी, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो। प्रश्नवाचक चिन्ह। वन्या सोचने लगी कि वह क्या भूल रही थी। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी मॉर्निंग किस वाइफी। वन्या जानती थी कि अगर उसने यक्षित को उसकी मॉर्निंग किस नहीं दी तो वह उसे छोड़ने से रहा, इसलिए वह यक्षित की तरफ झुक गई और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसकी होठों पर एक लाइट किस कर जैसे ही हटने को हुई, यक्षित ने उसकी नेक को पकड़कर वापस उसके होठों को अपने होठों से जोड़ लिया। वन्या को यक्षित के इस मूव के बारे में पहले ही अंदाजा हो गया था। उसने भी छूटने की कोशिश नहीं की और यक्षित को किस करने लगी। थोड़ी देर तक किस करने के बाद वह वन्या को रिलीज कर देता है। वन्या के गाल शर्म से पूरी तरह गुलाबी हो गए थे। इससे पहले कि यक्षित उसे और परेशान करता, वह दौड़ते हुए वहां से भाग गई। यक्षित अपनी वाइफी की इस हरकत पर स्माइल करने लगा। वन्या नीचे किचन में आकर ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी।
थोड़ी ही देर में खाने की टेस्टी टेस्टी स्मेल किचन से बाहर तक आने लगी। युवान जो घोड़े बेचकर सो रहा था, वह खाने की स्मेल सूंघकर ही जाग गया। उसने टाइम देखा और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ चला गया, क्योंकि उसे अपनी भाभी के हाथों का बना टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना था। ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद वन्या जीविका के रूम में आई। उसने देखा कि उसकी प्रिंसेस अभी भी सो रही थी। वन्या उसे जगाते हुए बोली, जीविका उठ जाओ, सुबह हो गई है और कितनी देर सोने का इरादा है? तुम्हें पता है ना, आज तुम्हारी दृष्टि दी और अनय जीजू की हल्दी है। उद्धरण चिन्ह। जीविका नींद में कुनकुनाते हुए बोली, दी प्लीज थोड़ी देर और सोने दो ना। वन्या जीविका की ब्लैंकेट हटाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, चलो उठो तुम और जाकर फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। हम। जीविका बेड पर उठकर बैठ गई। वन्या उसके गालों को सहलाते हुए बोली, गुड गर्ल, अब जाओ जाकर रेडी हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। जीविका वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने चली गई। वन्या उसके कमरे से बाहर आकर अपने बेबी के कमरे की तरफ चली गई। वेद भी आज सो रहा था। वह उसके बेड के पास गई और उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोली, बेबी उठ जाओ, आपको अपने अनय चाचू और दृष्टि चाची की हल्दी में जाना है ना बेटा। उद्धरण चिन्ह। अपनी मम्मा की आवाज़ सुनकर प्यारे वेद ने झट से अपनी मोती जैसी प्यारी प्यारी आंखों खोल दी। वह वन्या के गर्दन के चारों तरफ अपने छोटे छोटे हाथ लपेटकर उसके गालों पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा। वन्या उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, आप मम्मा की सबसे प्यारे बेबी हो। ये बोलते हुए वह वेद के गालों को चूम लेती है। वेद के चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वह अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, और आप भी वर्ल्ड की बेछत मम्मा हो। वन्या उसे गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ ले जाते हुए बोली, चलिए बेबी, मम्मा आपको रेडी कर देती है। हम। उद्धरण चिन्ह। वन्या वेद को वॉशरूम में ले जाकर उसे रेडी कराने लगी। वन्या ने उसे वेद के क्यूट से बाथटब में डाल दिया, जिसे उसके डैडी ने खास वेद के लिए ही बनवाया था। बाथटब के साथ साथ पूरे वॉशरूम को भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन करवाया गया था, जो कि एक बच्चे के लिए बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि वॉशरूम की वॉल पर ब्लू कलर के डिफरेंट शेड्स में ओशन और क्यूट क्यूट कार्टून्स डिज़ाइन करवाए गए थे। वेद को नहलाने के बाद वन्या उसे एक सफ़ेद टॉवेल में लपेटकर बाथटब से बाहर निकाल लेती है। वह वेद को अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में आ गई। इस वक्त वेद किसी छोटे खरगोश की तरह बेहद ही प्यारा लग रहा था। वन्या ने वेद के कपड़े निकाले और उसे पहनाने लगी। लास्ट में उसने वेद के बालों को सेट कर दिया। ऑफ वाइट कलर के क्यूट से कुर्ते और पजामे, साथ में क्यूट से जैकेट और नीचे क्यूट क्यूट से मैचिंग जूते में वेद किसी नन्हे राजकुमार की तरह लग रहा था। उसे इस तरह देखकर वन्या उसके गालों को चूमते हुए बोली, वाओ बेबी, आप तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। ये बोलते हुए वह वेद के गालों को चूम लेती है, जिससे वेद के फेस पर एक गुलाबी मुस्कान आ जाती है। पीछे से यक्षित वहां पर आते हुए बोला, आखिर बेटा किसका है? अपने डैडी को देखकर वेद चहकते हुए डैडी कहकर उसकी गोद में जाने के लिए मचलने लगा। यक्षित ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके गालों को चूमते हुए बोला, मम्मा इज राइट, आप आज अपने डैडी की तरह ही बहुत हैंडसम लग रहे हो। वन्या स्माइल करते हुए दोनों बाप बेटे को देख रही थी। तभी वन्या की निगाहें यक्षित पर गई। वह उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करके बोली, यक्षित आप अभी तक रेडी नहीं हुए। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी मुझे रेडी करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना। अब तक युवान भी रेडी होकर वहां आ चुका था। वन्या यक्षित की तरफ घूरते हुए बोली, यक्षित आप कोई 5 साल के छोटे बच्चे नहीं हैं जिसे रेडी किया जाए। उद्धरण चिन्ह। युवान वन्या की तरफ देखते हुए बोला, भाभी मैं कैसा लग रहा हूँ? वन्या ने एक नज़र युवान की तरफ देखा। उसने भी ऑफ वाइट कलर का कुर्ता पजामा, ऊपर जैकेट और नीचे मैचिंग शूज पहने हुए थे। इस ट्रेडिशनल लुक में वह बहुत डैशिंग लग रहा था। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। युवान वेद को अपनी गोद में लेते हुए बोला, भाभी जाए और जाकर अपने 5 साल के छोटे बच्चे को रेडी कर दीजिए। ये सुनकर वह दांत दिखाने लगा तो यक्षित उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। युवान डरते हुए बोला, भाभी आप अपने हस्बैंड को लेकर जाए, वरना ये मुझे कच्चा चबा जाएंगे। ये बोलते हुए वह वहां से बिना रुके जाने लगा। युवान की बातें सुनकर वन्या हंसने लगी। यक्षित ने उसे भी अपनी छोटी आंखों से घूरा। वन्या यक्षित का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ आ गई और यक्षित को दूसरे वाले वॉशरूम में धकेलते हुए बोली, पहले नहाकर आइए। ये बोलते हुए उसने जल्दी से बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि यक्षित का कोई भरोसा नहीं था। फिर वह भी वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वह नहाकर बाहर आ गई। अपने हल्दी फंक्शन के कपड़े लेकर वह चेंजिंग रूम में आ गई।
थोड़ी देर बाद वह रेडी होकर बाहर आ गई। येलो कलर की एक बेहद ही खूबसूरत शिफॉन की साड़ी, जिसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ गोल्डन क्रिस्टल का काम हो रखा था। साथ में मैचिंग स्लीवलेस और बैकलेस ब्लाउज। इस लुक में वह बेहद हॉट लग रही थी। वन्या के बाल अभी भी गीले थे और उसमें से पानी की बूंदें उसकी पीठ पर टपक रही थी। वह मिरर के सामने खड़ी होकर अपने आप को निहार रही थी। तभी यक्षित वॉशरूम से नहाकर बाहर आया। उसने इस वक्त अपनी कमर पर सिर्फ एक टोवेल ही लपेटा हुआ था। जैसे ही उसकी निगाहें वन्या पर गई, उसकी सांसें तो जैसे थम सी गई, क्योंकि उसकी बीवी इस साड़ी में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये साड़ी वन्या के लिए ही बनी हो। इस लुक में उसका अट्रैक्टिव फिगर उभर कर आ रहा था और उसे इस तरह देखकर यक्षित पागल हो रहा था। वह वन्या के पास आया और पीछे से ही उसे हक कर लिया। वन्या की खुली पीठ यक्षित के नेक चेस्ट से सटी हुई थी, जिससे वन्या की सांसें भी ऊपर नीचे होने लगी। उसे अपनी बाहों में फील करने के बाद यक्षित ने आहिस्ते से वन्या के गीले बालों को एक तरफ किया और उसकी भीगी खूबसूरत पीठ को चूम लिया। वन्या की आंखें अपने आप बंद हो गई। उसे अपनी तरफ पलटकर उसकी बंद पलकों को चूमने के बाद यक्षित बोला, वाइफी तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें आज की फंक्शन में जाने ना दूं? उद्धरण चिन्ह। यक्षित की बातें सुनकर वन्या के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। उसने अपनी नजरें झुका ली। यक्षित ने उसकी खुली कमर पर अपनी उंगली चलाते हुए कहा, वाइफी हल्दी में जाना कैंसिल करते हैं हम। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, जाए और जाकर कपड़े पहन कर आइए। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वह जैसे ही जाने को हुई, यक्षित ने उसे उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, जान तुम्हें इस तरह देखकर बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। अभी तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर रात को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये बोलते हुए वह एकटक अपनी वाइफी को निहारने लगा। वन्या शर्माते हुए उसके सीने पर मारते हुए बोली, आप हमेशा शुरू हो जाते हैं। ये बोलते हुए वह झट से कमरे से भाग जाती है, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर और यक्षित के सामने रही तो वह समझ गई थी कि यक्षित उसे छोड़ने वाला नहीं है। जीविका ड्रेसिंग मिरर के सामने रेडी हो रही थी। उसने आज येलो कलर का बेहद ही खूबसूरत लहंगा और चोली पहना हुआ था। वन्या ने ये खास जीविका के लिए सिलेक्ट किया था और इसमें वह बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उसने चेहरे पर लाइट मेकअप किया हुआ था। उसे अपनी चोली की हुक लगाने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि टॉप बैकलेस होने की वजह से उसके हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहे थे। जीविका को उसके कमरे में किसी के आने की आहट हुई। उसे लगा कि ये उसकी वन्या दी होगी, इसलिए उसने पीछे देखे बिना ही कहा, दी प्लीज आप ये हुक लगा दो ना, मुझसे ये हो ही नहीं रहा। पर जैसे ही उसने मिरर से पीछे खड़े इंसान को गौर किया, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई।